नमस्कार विद्यार्थियों, आप मुझे सुन पा रहे हैं ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल के माध्यम से। और ये जो चैनल है ये उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इस पुनीत कार्य के पुरोधा हैं हमारे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के वर्तमान आयुक्त श्रीमान संदेश जी नायक, जिनके अथक प्रयासों से राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की एकेडमिक टीम उनके साथ इस चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित विश्वसनीय सामग्री डाल रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही है, दूरस्थ इलाकों में रहकर जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए एक फ्री यूट्यूब चैनल जो है उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये संचालित कर रहा है। और इस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर से आपके सामने हूँ एक ऐसे विशेष टॉपिक को लेकर के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर भी व्याकरण पाठ्यक्रम में है वहां पर ये बिंदु आपको अवश्य मिलेगा। वर्णों का वर्गीकरण, और न सिर्फ हम इससे संबंधित सामग्री लाए हैं बल्कि इससे संबंधित वे प्रश्न भी जो आज तक आ चुके हैं और उस तरह के सवाल जिस तरह के आया करते हैं या आने की संभावना है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वर्णों के वर्गीकरण की ओर। सबसे पहले तो हम समझते हैं भाषा को। भाषा क्या है? विभिन्न उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि संकेतों का वह समूह जिसके द्वारा किसी एक समाज के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, वह भाषा कहलाती है। और यही भाषा जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करती है उन ध्वनि संकेतों का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। देखिए, ध्वनि संकेत वर्ण कहलाया करते थे और इनका लिखित रूप लिपि कहलाया करता था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन कालांतर में हम वर्ण को भी लिपि के तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। अब इन ध्वनि संकेतों को हमने बांटा है स्वरों और व्यंजनों के वर्ग में। स्वर जो कि संख्या में 11 हैं, व्यंजन जो कि संख्या में 33 है। अब कई बार इस प्रकार सवाल आते हैं कि स्वर 11 व्यंजन 33, तो विद्यार्थी भ्रम में पड़ता है कि कुल संख्या 52 कैसे हुई। हमारे व्याकरण कामता प्रसाद गुरु जी ये कुल संख्या 33 मानते हैं। इस संबंध में भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जाने माने व्याकरण हैं तो इनके संबंध में सवाल बनता है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। कुल वर्ण 52 किस प्रकार है उसको समझिए। स्वर संख्या में 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ से पहले री, ऋषि वाला जिसे आप जानते हैं, ए ऐ ओ औ। साथ में हम अंग और अह को भी पढ़ते हैं जो कि स्वरों की संख्या में गिनती में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये अयोगवाह ध्वनियां हैं। अयोगवाह यानी स्वरों, न तो स्वरों के साथ इनका योग है न ही व्यंजनों के साथ इनका योग है, फिर भी ये ध्वनि का वहन करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। यानी स्वर संख्या में अंग और अह को छोड़ करके 11 हुए। व्यंजन क से म वर्ग जो आपका है इसके साथ 11 लव, श श श ह भी साथ में, और साथ में है 4 संयुक्त वर्ण। कभी कभी इन वर्णों के संबंध में वर्ण विच्छेद पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो क्ष है वो क के नीचे हलन लगाइए, और श षटकोण वाला जिसके नाम से आप जानते हैं जो कि मूर्धन्य श है उसके योग से बना है। त्र, ट और र के संयोग से बना है। य, ज और ञ के संयोग से बना है। सर्वाधिक बार जो है वो ज्ञ को ही पूछा गया है। श्र जिसको हम श्री लिखने में, श्रीमती लिखने में प्रयोग में लाते हैं, वह श जो कि तालव्य है और र के संयोग से बना है। इसके अलावा है द्विगुणित वर्ण ड और ढ जो कि ट वर्ग की ड ढ ध्वनियां हैं, उनके नीचे नुक्ता लगा करके अलग से प्रयोग में लाई जाती है, इन्हें हम उक्षिप्त या ताड़न जात भी कहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 41 और साथ में 11 स्वर, कुल मिला के हो गए 52। इस प्रकार ये 52 हैं। तो ये जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं वर्ण और जो स्वीकृत है, जो मानक हैं, उनकी संख्या 52 है। आगे चलते हैं। इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं प्रत्येक स्लाइड के साथ हम बात करेंगे। कौन से स्वर अयोगवाह कहलाते हैं, हम बात कर चुके। कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? अब देखिए, क्ष त्र ज्ञ की बात करिए और साथ में क वर्ग का पंचम वर्ण हमने यहाँ पर दिया है जो कि दिखता संयुक्त की तरह है लेकिन है नहीं। इसकी ध्वनि ङ है। ड़ के
तरीके से इसकी बनावट जरूर है, लेकिन इसकी ध्वनि ड़ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। स्वरों की संख्या 11 है और कामता प्रसाद गुरु जी कुल वर्ण 33 मानते हैं। द्विगुणित वर्ण हम पढ़ चुके। अब देखिए जो जटिल सवाल आते हैं उनकी शैली कैसी होती है, वो तरीके कैसे होते हैं, उनको देखिए। कौन सा कथन सही है? अंग अ ध्वनियां न तो स्वरों में गिरी जाती है न ही व्यंजनों में, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इनको अयोगवाह कहते हैं। इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति है, बिल्कुल सही है। इनका उच्चारण अ आदि स्वरों के बिना नहीं हो सकता, ये भी सही है। यानी कि ये सारे जो बात है इनके बारे में, सारे कथन है, वो सभी सही माने जाएंगे। आगे चलते हैं परिभाषा की ओर। स्वर और व्यंजन की परिभाषा को लेकर हालांकि सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन कई बार कथनों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा जरूर करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलते हुए निर्बाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। जो कि अक्षरिक हैं, ये अल्प प्राण हैं, ये घोष हैं, और ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित भी किए जा सकते हैं। इन सभी कथनों को लेकर कभी न कभी कई बार इस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। ये अक्षरिक हैं, अल्प प्राण की जगह महाप्राण दे दिया या घोष की जगह अघोष दे दिया, तो आपको प्रश्नों की बनावट आनी चाहिए। अगले है व्यंजन, बिल्कुल इनसे विपरीत हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर में या स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र आपका गले के अंदर 2 झिल्लियां हैं जो आपस में कंपन करती है, जिसके माध्यम से घोष उच्चरित होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बाधित होती है, संघर्षित होती है, या किसी न किसी उच्चारण अवयव से टकराती है, और ये स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जा सकते हैं। इस बात को हमको ज्यादा गौर से देखना है। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। कई प्रकार से, हम 5 प्रकार से इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। 4 हमारे सामने हैं, जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर और मात्रा के आधार पर। सबसे पहले है जीभ की स्थिति के आधार पर हम अग्र, मध्य और पश्च 3 प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। अग्र कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय है, वे अग्र है, ई ई ए ए। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय है, यानी अ, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय है, वे पश्च स्वर कहलाते हैं। यानी ई ई ए ए और अ को छोड़ दीजिए, शेष जो भी बचता है वह आपका पश्च में है। अब मुख विवर के आधार पर देख लीजिए, विवृत, संवृत, अर्ध विवृत और अर्ध संवृत, ये 4 भाग हमने किए हैं। विवृत वह है जिसमें मुख सर्वाधिक खुला रहता है, जैसे आ, पूरा मुंह खुला है, जिह्वा नीचे की ओर पूरी तरीके से गिरी हुई है। ये सभी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन लाइनों को देख करके भी प्रश्न बने हैं, आगे चर्चा करेंगे इसकी। संवृत, जिसमें जीभ सर्वाधिक ऊपर की ओर चिपकी हुई, देखिए, बोल के देखिए ई ई उ को, जिसमें मुंह बहुत कम खुला है और जिह्वा लगभग पूरी तालू से चिपकी हुई है, वे संवृत स्वर हैं, ई ई और उ। अर्धविवृत जो कि विवृत से थोड़ा छोटा है, और अर्ध संवृत जो कि संवृत से थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, अर्धविवृत में ए आई, अ आई, ओ और अंग्रेजी वाला जो ग्रहित स्वर है अ, जो डॉक्टर शब्द आदि में ऊपर की तरफ लगाया जाता है। अर्ध संवृत में, जो कि संवृत से थोड़ा सा कम, ए और ओ। अब ओष्ठाकृति के आधार पर हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी ओष्ठाकृति या तो वृत्तमुखी हो जाती है या अवृत्तमुखी, यानी या तो गोलाकार हो जाएगी या चपटी हो जाएगी या फिर उदासीन की स्थिति में रहेगी। जो वृत्तमुखी है उसमें उ उ ओ ओ हम बोल के देखते हैं तो हमारी मुखाकृति किस प्रकार बनती है? गोलाकृति है, इसलिए इसे वृत्तमुखी कहते हैं, उ उ ओ ओ। अवृत्तमुखी जिसमें चपटे हो जाते हैं आ, ई, ए ऐ। अवर्ण ऐसा है जिसके उच्चारण में हमारी मुखाकृति लगभग ह के जैसी, बोल के देखिए तो अ उदासीन स्वर कहलाता है ओष्ठाकृति के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा का अर्थ ही है जिसे बोलने में समय, मात्रा का मतलब समय है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ, जिनमें कम समय लगता है लघु, और जिनमें दीर्घ से भी थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है वे है प्लुत स्वर। तो दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि आते हैं। रस्व में अ, ई, उ और री, ऋषि वाला, ठीक है। प्लुत जो कि ओमकार की ध्वनि है, ये प्लुत स्वर है क्योंकि इसमें दीर्घ से भी थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो कई बार इस तरह के सवाल आते हैं, निम्न में से अ के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ये उदासीन है, ये मध्य है,
ये संवृत है या ये ह्रस्व है? अब देखिए संवृत नहीं है ना? तो निम्न में से कौन सी बात नहीं? ये चारों विशेषताओं को मिला करके कई बार एक जटिल सवाल बनाया जाता है, तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना होगा। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए जिह्वा बनाई है, बहुत सारी पुस्तकों में आपको ये चित्र बना हुआ मिलेगा, विद्यार्थी समझ कम पाते हैं। ये जिह्वा की स्थिति है, इसमें दो प्रकार का वर्गीकरण आपको समझ में आएगा। एक तो जिह्वा की अग्र मध्य पश्चिम स्थिति के आधार पर भी समझ में आएगा, और संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत भी समझ में आएगा। अब इसमें देख सकते हैं अग्र में ई ए आ रहे हैं, पश्चिम में अ को और ई ए को छोड़कर समस्त पश्चिम में आ रहे हैं। अ जो है वो मध्य स्वर है। अ के बारे में सर्वाधिक बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा। बिल्कुल इसी प्रकार संवृत में कौन से हैं, अर्धसंवृत में। इस चित्र को अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको याद करने में ज्यादा जटिलता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान क्या है? मुख विवर से जब हवा निर्बाध गति से निकलती है तो वो मुख विवर के अंदर कौन से उच्चारण स्थान से स्पर्श करती हुई निकल रही है? देखिए निर्बाध गति से कंठ, यदि कंठ को स्पर्श करती है अ आ, इसे कोमल तालु भी कहा जाता है, जो क वर्ग को भी कहा जा रहा है। तालव्य जो कि तालु से स्पर्श कर रही है, तालु से निकल रही ई, ओष्ठ ध्वनि है उ उ, कंठ और तालु के सहयोग से जो निकल रही है ए और आई, कंठ और होठों के सहयोग से जो निकल रही है वह कंठोष्ठ है, ओ और औ ध्वनिया, और मूर्धन्य जो कि मूर्धा में जहां स्पर्श करना पड़ता है, जिसे हम कठोर तालु भी कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं, वह है री ऋषि। अब इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, स्वरों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बड़ा ही जटिल सवाल है और आ चुका है परीक्षाओं में। ये अक्षरिक होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख निर्बाध गति से नहीं निकलती, ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि मुख से निर्बाध गति से निकलती है, यही इसकी परिभाषा है। महाप्राण घोष होते हैं? नहीं। इनकी संख्या 11 से ज्यादा होती है? नहीं। यानी जो पहला ऑप्शन है इसका ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में केवल एक ही विवृत स्वर है आ, हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। ह्रस्व दीर्घ उच्चारणों का विभाजन लगने वाले समय के आधार पर है, हमें बताया है, अभी मैंने बताया मात्रा का मतलब ये समय। संवृत स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला रहता है, ऐसा नहीं है। कहाँ खुला रहता है? जब विवृत स्वर है उनके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला रहता है, जो कि है आ। आ ओ उ पश्च स्वर है, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस वर्ण की ध्वनिगत विशेषताएं सही है? अब देखिए ये जो आपके सामने चार ऑप्शन मैंने दिए हैं ई उ और आ को लेकर के, इनमें हर एक में कोई ना कोई त्रुटि पाई गई है। सिर्फ आ को लेकर के जो दीर्घ, पश्च, विवृत और कंठ, ये चार प्रकार है, ये सही है। इनके अलावा इन सभी में कहीं ना कहीं देख लीजिए, सबसे पहली बात तो कंठे पर ही आकर के अटक जाती है। ये सभी ध्वनियां ई उ ओ सभी कंठे तो है ही नहीं, इस बात का को ध्यान देना पड़ेगा। यानी चार विशेषताओं को लेकर के जो सवाल बनते हैं, निम्न में से किस स्वर के उच्चारण में जिह्वा मुख रंध्र में सर्वाधिक ऊंचाई पे रहती है? जैसे मैंने कहा संवृत, तो संवृत में सिर्फ बच्चे यही याद रखते हैं कि संवृत में मुंह सबसे कम खुला रहता है, ये भी याद रखें जिह्वा की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। अब आते हैं व्यंजनों की ओर। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है वो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, वत्स्य, दंतोष्ठ्य और काकल्य के आधार पर किया हुआ है। जो कंठ से निकल रहे हैं उच्चारण वो क वर्ग है, क ख ग घ और ग ङ, जिसे क ख ग घ ङ के तरह से ध्वनित करते हैं। तालव्य में हमारा च वर्ग पूरा है, च छ ज ज ञ। मूर्धन्य में हमारा ट वर्ग पूरा है, ट ठ ड ढ और ण। और दंत में हमारा त वर्ग है, त थ द ध और पंचम वर्ण है न। ओष्ठ में हमारा पूरा प वर्ग है, प फ ब भ म। और वत्स्य, वत्स्य यानी मसूड़ा, जो मसूड़े से स्पर्श करके है न स ल। देखिए न जो ध्वनि थी, न ध्वनि संस्कृत में दंत थी, लेकिन यहाँ पर आकर के वत्स्य हो जाती है। दंतोष्ठ जो अरबी फारसी के व और फ है, जिसमें नीचे नुक्ता लगा है, वदंतोष्ठ, क्योंकि दांत और होठों दोनों के सहयोग से, बोल के देखिए व फ, हमारे यहाँ फूल होता था, वहां फलसफा होता है, बोल के देखिए दोनों में जो फ के उच्चारण में अंतर आपको पता चल जाएगा। अगला है काकल्य वाली जीव, यानी जो यहाँ से बोला जाता है ह, बिल्कुल अ के तरीके से इसका उच्चारण होता है। अब प्रयत्न के आधार पर, यानी कि हमारी मुख विवर से निकलती है जब हवा, जो उच्चारण अवयव या हवा
आपस में किस किस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं, उन प्रयत्नों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। आभ्यंतर यानी आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी। तो आभ्यंतर के आधार पर संघर्षी, यानी जब मुख विवर से जब हवा निकल रही है कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई, स्पर्श करती हुई निकल रही है, वो स्पर्शी है। क से प वर्ग, इसमें हम च वर्ग को छोड़ देते हैं क्योंकि च जो है वह स्पर्श संघर्षी। च वर्ग में स्पर्श के साथ संघर्ष भी हो रहा है, लेकिन च के अलावा जो क से प वर्ग सारे हैं वे सभी, यानी क, ट, त और प, ये सभी स्पर्शी है। इसमें हवा स्पर्श कर रही है, संघर्ष नहीं। अब है संघर्षी के साथ जो उष्म है, यानी मुख के अंदर जो गर्मी पैदा कर रहे हैं, स, श, श, अंतस्थ है, बिल्कुल स्वरों की तरीके से बहुत कम स्पर्श करते हैं उच्चारण अवयव को, बड़ी सहजता से हवा निकल जाती है यर अलावा में। और अर्ध स्वर कहलाते हैं य और व, जो कि आदि स्वर की तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है अर्ध स्वरों को, इसलिए याद रखें। पार्श्विक, जिसमें हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकल जाती है, वह ल वर्ण है। और लुंठित शब्द का मतलब है जहां पर लुढ़कता हुआ सा ध्वनि सुनाई दे, लुढ़कती हुई सी, या जिह्वा में प्रकंपन महसूस हो, वह है र। फिर है हमारे पांचों पंचम वर्ण जो अनुनासिक कहलाते हैं, यानी वो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, ग, य, ण, न और म। अब बाह्य प्रयत्नों के आधार पर जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, वे है घोष। जहां स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है, वे है अघोष। अब समझिए घोष और अघोष में अंतर क्या है। घोष में प्रत्येक वर्ग का, यह व्यंजनों की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन और सारे स्वर घोष कहलाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान दें। सारे स्वरों के साथ य, र, ल, व और ह भी है, जो कि घोष कहलाता है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और स, श, स, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत तीनों स। फिर है अल्प प्राण, जिसमें प्राण वायु बहुत कम ही खर्च होती है। वे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि एक एक छोड़ करके व्यंजन, सभी स्वर अल्प प्राण और घोष दोनों में आ गए, ठीक है। और यर अलावा देखिए ह है, जो कि घोष और अल्प प्राण नहीं है। ह घोष में आता है लेकिन महाप्राण में आता है, क्योंकि महाप्राण में प्राण वायु ज्यादा खर्च हो रही है, इसलिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और साथ में स, श, स, यानी तीनों प्रकार के स और ह। अब ह को लेकर के विशेष सवाल बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जगह यर अलावा के साथ ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ह थोड़ा सा अलग श्रेणी में है, घोष के साथ अल्प प्राण नहीं है, वो महाप्राण है। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है समझिए। अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो केवल नासिका से हवा निकल रही है, लेकिन अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के उच्चारण में श्वास मुख और नासिका दोनों से निकलती है, इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद है, जबकि अनुनासिक का स्वर के साथ है। अनुस्वार के स्थान पे हम प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को, यानी ङ, य, ण, न, म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु के समय नहीं होता। अनुस्वार लघु वर्ण को दीर्घ बना देता है। जिन्होंने भी छंद पढ़ा है उन्होंने समझा होगा, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, कि जब अनुस्वार लगता है वहां पर गुरु मात्रा लग जाती है, इसलिए वो लघु वर्ण को दीर्घ बना देते हैं, जबकि चंद्र बिंदु उसे कोई प्रभावित नहीं करते। अनुस्वार का उपयोग तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों में हो रहा है, परंतु आप देखिए कि चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता ही नहीं है, यानी जो भी तत्सम शब्द है वहां पर आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं मिलेगा, यानी अनुनासिक ध्वनि होती नहीं वहां पर। अब देखिए हमारे जो है अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लीजिए। ड ढ किस वर्ग की ध्वनियां हैं? मूर्धन्य उक्षिप्त है, अघोष मूर्धन्य है, अघोष उक्षिप्त है, लुंठित महाप्राण है। तो इनमें से केवल मूर्धन्य और उक्षिप्त ही पूरा होते हैं, यानी ये ताड़न जात है, ये उक्षिप्त है, ये मूर्धन्य है। ये कई प्रकार से इनको पूछा गया है, इसलिए आप इन सभी का नाम ध्यान रखें। अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? अब देखिए बहुत मिलते जुलते इसमें ऑप्शन है। स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां। आप पहले चारों उत्तरों को देखिए और उसके बाद ये देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा सही है। सही तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्वर के बाद आने वाली ध्वनि तो है ही, लेकिन उस स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि है, स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकती। कौन सा समूह अघोष और अल्पप्राण दोनों है? तो देखिए सभी वर्गों का प्रथम वर्ण ही एक ऐसा है जो अघोष भी होगा और अल्पप्राण भी होगा। कौन सा वर्ग अशुद्ध है? मूर्धन्य में ट ठ ड बिल्कुल सही है, पुष्प में स श श बिल्कुल सही है,
दंत में त, थ और स, जबकि स, त, थ के साथ नहीं आ रहा। स किसमें है? वत्स में आ रहा है। पहले वो दंत स्वर दंत वर्ण हुआ करता था, परंतु अभी अभी बस वो वत्स कहलाता है। और कोमल तालु जिसे हम कंठ ध्वनि भी कहते हैं, क, ख और ग। ये हुआ हमारा समस्त वर्णों का वर्गीकरण और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे निवेदन है, इसे देखें, पढ़ें और इनसे संबंधित यदि कोई आपके मन में भ्रम या शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना।